स्वागत दोस्तों, के सामने मोदी अब चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा और मोदी के हनुमान को फिर एक और तगड़ा झटका लगा है। दोस्तों बताएंगे 38 नेताओं ने एक साथ चिराग पासवान की पार्टी छोड़ दी है। दोस्तों बताएंगे कौन से मुद्दे को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसी के साथ में संसद भवन के अंदर प्रियंका गांधी का एक अलग ही रूप देखने को मिला। बताएंगे कैसे कचड़े के डब्बे में फेंक कर SIR का जोरदार विरोध किया गया है दोस्तों। और मोदी सरकार की ओर से नीतीश कुमार सरकार की ऑडिट करवा दी गई। इसके बाद घोटाले को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बताएंगे हजारों करोड़ का है ये नया मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके सारी बड़ी अपडेट। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का बिना पेंदी के लोटे वाला हाल हो चुका है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और अगर आप भी चिराग पासवान के बारे में मानते हैं कि वो सबसे कंफ्यूज और बिना विचारधारा वाले नेता बनकर रह गए हैं, इसीलिए अब जनता उनको ज्यादा भाव नहीं देगी, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के अंदर चिराग पासवान को लगता है कि वो कुछ भी बेफजूल की बातें करके चले जाएंगे और एक्टिंग करके चले जाएंगे तो उनको जनता समर्थन दे देगी दोस्तों। लेकिन अपनी पार्टी के अंदर ही चिराग पासवान को लेकर जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि एक पूरे जिले के अंदर चिराग पासवान की पार्टी में तख्ता पलट हो गया है दोस्तों। दरअसल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के द्वारा चिराग पासवान से पूछकर नाटा सिंह को खगड़िया जिला का अध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों। इसके बाद पार्टी में जबरदस्त तरीके का भूचाल आ गया। खबर यह है कि 38 नेताओं ने एक साथ सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सामूहिक तौर पर इस्तीफा देते हुए पूर्व जिला अध्यक्ष शिवराज यादव, प्रदेश के सचिव रतन पासवान और युवा जिला अध्यक्ष सुजीत पासवान समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने अपना इस्तीफा दे दिया। शिवराज यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी 7 प्रखंडों के अध्यक्ष ने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। इस संबंध में एक खुला पत्र भी जारी किया गया और इस्तीफा देने वाले नेताओं ने खगड़िया के सांसद यानी चिराग पासवान की पार्टी के सांसद राजेश वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए दोस्तों। शिवराज यादव ने कहा कि सांसद राजेश वर्मा के व्यवहार से पार्टी के सभी सदस्य आहत हैं। उनकी अमर्यादित भाषा के कारण यही सामूहिक इस्तीफे का निर्णय लिया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों चिराग पासवान से अपनी ना तो पार्टी संभल रही है और अब ना वैसा जिला उनसे संभल रहा है जिसमें उनका खुद का सांसद है दोस्तों। सोचिए जिस जिले में उनका खुद का सांसद है, जहां पर पार्टी की अच्छी खासी पकड़ है, वहां पर 38 बड़े नेताओं ने इस्तीफा दिया, जिसमें पूर्व जिला अध्यक्ष के साथ साथ सारे मंडल के अध्यक्ष भी शामिल है। और इसी से पता चलता है कि चिराग पासवान का अपनी पार्टी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा के कार्यशैली को लेकर यह विरोध जताया गया। चिराग के पिता रामविलास पासवान ने पार्टी की नींव डाली थी दोस्तों, लेकिन चिराग पासवान धीरे धीरे करके इस नींव को हिलाते चले जा रहे हैं और उनके बेपरवाही और केवल एक्टिंग करने वाले भाषणबाजी के कारण उनकी पार्टी धीरे धीरे करके खत्म होती चली जा रही है दोस्तों। लोगों ने इस पर अलग अलग प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी इनको साफ कर देगी, इनको पता नहीं चलेगा, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, कोई भी दलित या ओबीसी का इंसान बड़ा नेता ना बन जाए, इसी तरीके से तोड़ा जाता है, यही इनकी सोच है। और कहीं ना कहीं चिराग पासवान की सोच को मनुवादी सोच बताते हुए सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर सवाल खड़े करते हुए कहा कि भाजपा के साथ रहोगे तो इसी तरीके से पार्टी निपट जाएगी। मेरे प्रधानमंत्री जी करते रहो 24 घंटे 7 दिन और 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद तुम्हारी पार्टी का कोई अता पता ही नहीं रहेगा। अकेले चुनाव लड़ने की नौटंकी करते करते भूल गए कि तुम्हारे पास भी एक पार्टी है चलाने के लिए। सबको पता है कौन सी पार्टी ये लोग ज्वाइन करेंगे। ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी के अंदर ही अंदर खाने ऑपरेशन लोटस चल रहा है। आपकी क्या राय है दोस्तों? 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। और अगर आप भी इन सारे प्रतिक्रिया पर कोई रिस्पॉन्स देना चाहते हैं तो लिखेगा जरूर। इसी के साथ में संसद के मॉनसून सत्र के 5वें दिन विपक्ष ने बिहार वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे को लेकर संसद परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया दोस्तों। विपक्षी सांसदों ने गांधी जी की प्रतिमा के आगे मकर द्वार पर आकर नए संसद भवन की एंट्री द्वार पर आकर प्रदर्शन किया और इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। जमकर नारेबाजी की गई दोस्तों। और यहाँ पर एक डिस्पोजल बीन रखा गया था, यानी कूड़े वाला एक नेट रखा गया था डब्बे की तरह दोस्तों, और इसमें SIR के पोस्टर को फाड़ फाड़ कर डालकर SIR का विरोध किया जाता। राहुल गांधी समेत मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने भी ऐसा करते हुए विरोध जताया है दोस्तों। SIR लोकतंत्र पर वार है। सारे के सारे विपक्षी पार्टी के लोग एकजुट होकर यही नारा लगाते नजर आए हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर बिहार में नीतीश सरकार को एक्सपोज कर दिया मोदी की सरकार ने। दरअसल दोस्तों केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले CAG ने एक ताजा रिपोर्ट में खुलासा किया है कि बिहार सरकार ये बताने में फेल रही है कि 71,000 करोड़ रुपए का क्या हिसाब किताब है। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बिहार सरकार एक्सपोज हो गई है और 49,000 करोड़ से ज्यादा के उपयोग प्रमाण पत्र यानी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अब तक जमा नहीं हुए हैं कि पैसा कहां इस्तेमाल किया गया है। शक है कि इतनी बड़ी राशि का गबन भ्रष्टाचार में दुरुपयोग हुआ होगा दोस्तों। यानी जब कोई काम होता है तो बताया जाता है सर्टिफिकेट जारी करते हुए कि यहां पर यूटिलाइज हुआ है, लेकिन ऐसी कोई जानकारी नहीं है। इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खासकर नीतीश बीजेपी की सरकार राज्य में एक्सपोज हो गई है दोस्तों। बिहार को लेकर यह बड़ी अपडेट। अगर आप भी मानते हैं कि CAG मोदी सरकार केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है और खुलासा नीतीश सरकार को लेकर हुआ है, तो ये एनडीए गठबंधन वाले ही एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं और अब इस पर कोई डिबेट डिस्कशन ही नहीं हो सकता कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त है। आपकी क्या राय है दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में हेलमेट पहनकर बिहार विधानसभा पहुंच गए कई सारे एनडीए गठबंधन के विधायक और कहने लगे कि हम लोगों को राष्ट्रीय जनता दल और विपक्ष से डर लगता है, ये लोग हम पर हमला कर सकते हैं, हम लोग अपनी जान बचाने के लिए हेलमेट पहनकर आए हैं। सवाल यह है दोस्तों कि ये लोग हेलमेट पहनकर आकर प्रोटेस्ट करने की बातें जो कर रहे हैं, अगर इंडिया गठबंधन वालों पर मारपीट का आरोप लगा
रहे हैं तो ये लोग क्या दूध के धुले हुए हैं। इनका उप मुख्यमंत्री तो लालू यादव जी को लेकर विवादित बयान देता है और तब भी एनडीए गठबंधन वाले ही हेलमेट पहनकर विपक्षी लोगों को, खासकर महागठबंधन के लोगों को हिंसक बताने की कोशिश कर रहे हैं। दो शब्द ऐसे लोगों के बारे में भी जरूर लिखेगा दोस्तों। वहीं पर एसआईआर को लेकर जो नोटिफिकेशन ऑर्डर जारी किया गया है दोस्तों, उसके अनुसार जो बिहार में एसआईआर चल रहा है उसे पूरे देश भर के अंदर लागू किया जाएगा। दोस्तों ये खबर नोटिफिकेशन के जरिए आने के बाद अब अलग अलग तरीके के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कहा चुनाव आयोग ने आज आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पूरे देश में लागू होगा। मोदी सरकार गरीबों, दलितों, आदिवासी, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक और वंचितों के वोट काटना चाहती है ताकि वो भारत के संविधान को मनुस्मृति के मुताबिक बदलाव करके चला सके। आरएसएस बीजेपी हमेशा ही समाज के कमजोर तबके को वोटिंग के अधिकार से वंचित रखना चाहती थी। अब एसआईआर के इस्तेमाल से वर्षों पुरानी मंशा को पूरा करने पर उतारू हो गए हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थान वोट बंदी के इस षड्यंत्र में बीजेपी आरएसएस का साथ दे रही है। पूरे देश ने देखा कि बिहार में चुनाव आयोग के बीएलओ किस तरह बैठकर अपने ही लोगों से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं ताकि समाज के वंचित तबके से वोटिंग के अधिकार को छीना जाए। यही काम चुनाव आयोग पूरे देश में करना चाहता है। बीजेपी को भारत के संविधान और लोकतंत्र से चिढ़ है। रोजाना वो बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित नेहरू के बनाए गए संविधान पर आक्रमण करने की नित नई कोशिश करते रहते हैं। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एसआईआर के पोस्टर को फाड़ते हुए अपना विरोध जताया है। दोस्तों पार्लियामेंट से ये भी तस्वीरें सामने आ रही है। सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली के जेलर बाग और वजीरपुर इलाके में जाकर डिमोलिएशन यानी बुलडोजर वाली कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाई है। दोस्तों आपको बता दें कि कई सारे झुग्गी झोपड़ियों को डीडीए दिल्ली के द्वारा तोड़ा जा रहा है। भाजपा की सरकार आने के बाद से लगातार ये न्यायपूर्ण कार्रवाई चल रही है। राहुल गांधी ने सभी लोगों से मुलाकात करते हुए उनसे वादा किया है कि उनकी आवाज को संसद के अंदर भी उठाया जाएगा और मंत्री के सामने भी उठाया जाएगा। दिल्ली के अंदर ये कार्रवाई का बड़ा मामला है दोस्तों, जहां पर बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ऐसा लग रहा है कि हर जगह बुलडोजर ही चल रहे हैं। हर जगह झुग्गी की जगह मकान देने के नाम पर झुग्गियां तोड़ी जा रही है दोस्तों, और मकान के बारे में केवल हवाई बातचीत की जा रही है। साथ साथ दोस्तों देश के प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने एक बड़ी शुरुआत की है, एक अच्छी शुरुआत की है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि जब वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे यानी जब वो रिटायर्ड हो जाएंगे तो उसके बाद कोई भी सरकारी पोस्ट नहीं लेंगे। वो महाराष्ट्र के अमरावती जिले के अंदर अपने पैतृक गांव दारापुर में आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे दोस्तों, और उन्होंने अच्छी शुरुआत की है इस तरीके से। और जजों को भी वादा करना चाहिए कि जब वो जज के पोस्ट से रिटायर होंगे तो किसी सरकार के किसी भी सरकारी पोस्ट को नहीं लेंगे, यानी पोस्ट रिटायरमेंट कोई बेनिफिट नहीं लेंगे। यानी ऐसा माना जाता है कि कई सारे जज संवैधानिक संस्थानों में बड़े बड़े पदों पर बैठे रहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के समर्थन में निर्णय लेते हैं दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि सरकार के समर्थन में फैसला लेने के कारण कई जजों को रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट मिलता है, कईयों को राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है, कईयों को अलग अलग प्रदेश का गवर्नर तक बना दिया जाता है और कई सारे बड़े पोस्ट हैं जो दे दिए जाते हैं। और इसीलिए जजों के स्वतंत्रता, उनकी निष्पक्षता को लेकर हमेशा से सवाल खड़े होते रहे हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जो बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ओबीसी विभाग की ओर से अपना एक लोगो जारी किया गया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ओबीसी सम्मान, भागीदारी, अधिकार को लेकर लगातार काम कर रही है। इसके लिए कमेटी भी बनाई गई है जिसमें ओबीसी बड़े बड़े नेता शामिल है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी की ओर से ओबीसी डिपार्टमेंट की ओर से अपना लोगो जारी किया गया है जिसमें ओबीसी लिखा हुआ है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर सी लिखा है दोस्तों। वहां पर अशोक चक्र बनाया गया है। ये लोगो कहीं ना कहीं गांधी जी के चरखे की तरह भी नजर आता है और एक तरीके से मैसेज भेजने की कोशिश की जा रही है कि ओबीसी समाज के हित में कांग्रेस पार्टी काम करना चाहती है। और ऐसे में दोस्तों ये डिपार्टमेंट पार्टी के लिए काफी जरूरी हो गया है, इसीलिए बड़े बड़े ओबीसी नेताओं को शामिल किया गया है, चाहे अशोक गहलोत हो या फिर सिद्धरमैया हो या फिर डीके शिवकुमार या फिर रेवंत रेड्डी, सभी लोग मिलकर ओबीसी समाज के प्रति कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं दोस्तों। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य राजस्थान के झालावाड़ में एक स्कूल टूटकर गिर जाता है दोस्तों, जिसमें कई सारे बच्चों की मौत हो जाती है। और इस मामले पर बीजेपी के शिक्षा मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह स्कूल के सभी 5 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया। सवाल यह उठता है कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी स्कूल की इमारत कैसी है, कितनी मजबूत है, यह जांच पड़ताल करना तो शिक्षा विभाग का काम होता है, तो फिर शिक्षकों को क्यों सस्पेंड किया गया है? आपकी क्या राय है दोस्तों, इस पर लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं हटाया जाएगा और इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा। यानी कुछ दिनों पहले एक सगुफा छोड़ा गया था दोस्तों जिसमें आरएसएस की ओर से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को लेकर नया डिबेट छेड़ा गया था, इसे हटाने की मांग की गई थी दोस्तों। इस चर्चा पर कई सारे मीडिया चैनल वालों ने भी टाइम वेस्ट किया था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि ये शब्द कभी नहीं हटाने देंगे, डंके की चोट पर विरोध करेंगे। और इसके बाद अब बीजेपी की सरकार ने राज्यसभा में जवाब देते हुए कहा है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रियम्बल से नहीं हटाया जाएगा, इस पर कोई विचार नहीं चल रहा है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि अगर विचार नहीं चल रहा तो ये सगुफा बीच बीच में कौन छोड़ता है? आपकी क्या राय है दोस्तों इस पूरे मामले पर? अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर जो असली मुद्दे हैं उससे भटकाने के लिए ही ऐसा गोदी मीडिया के माध्यम से किया जाता है तो लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ा मुद्दा उठाया दोस्तों। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन पर बड़ी बड़ी बातें करने वाली बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार एक दवा एक दाम यानी वन ड्रग वन प्राइस की नीति पर क्यों चुप बैठी हुई है? एक ही दवा की 100 अलग अलग तरीके की कंपनियां हैं और 100 अलग अलग तरीके के उसके दाम होते हैं। 5 रुपए की दवा 500 रुपए में बिक रही है। कैंसर की दवा 10,000 से शुरू होकर लाखों रुपए में बिक रही है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि फार्मा माफिया से चंदा चाहिए, जनता की जान की इनको कोई परवाह नहीं है। यानी जो दवाइयां बनाने
चलाने वाली कंपनी है उनसे इन लोगों को चंदा चाहिए होता है। निशाना भाजपा की ओर है दोस्तों, क्योंकि सारा खेल ही चंदा और धंधा का है दोस्तों। अब वक्त है 3 बड़ी मांगों को लागू करने का। वंचित, असहाय, बेबस जनता के हित से जुड़े हुए इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी काशीराम के चीफ योगी आदित्यनाथ और स्वास्थ्य मंत्रालय से मांग करते हैं कि एक दवा पर एक दाम नीति लागू की जानी चाहिए। डॉक्टरों को जेनेरिक दवाइयां लिखने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। हर गली मोहल्ले में सस्ती दवाइयों के लिए सरकारी सस्ती दवाइयों की दुकान खोली जानी चाहिए। जनता लूट नहीं नीति चाहती है। अगर आप भी मानते हैं कि ये जनता से जुड़ा हुआ एक ऐसा मुद्दा है जिस पर नेता ध्यान नहीं देते लेकिन ये काफी गंभीर है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। इसी के साथ में चुनाव आयोग के पास तो टाइम था वो पूरा हो गया है दोस्तों। चुनाव आयोग की ओर से नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया गया है कि बिहार के अंदर 99.8% बिहार के वोटर्स ने अपना फॉर्म भर दिया है। 7,23,00,000 मतदाताओं के फॉर्म रिसीव हो चुके हैं और नाम जारी होने से पहले विपक्षी पार्टियों की समेत सारी पार्टियों को बुलाया गया है कि अगर वो कुछ गलती बताना चाहते हैं तो आकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बता सकते हैं। उसके बाद 1 अगस्त को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश कर दिया जाएगा और इसके बाद बीएलओ से लेकर बीएलए की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया है। और दावा किया गया है दोस्तों कि 22 लाख ऐसे नाम मिले हैं जो मृत पाए गए हैं और लगभग 7 लाख ऐसे वोटर पाए गए हैं जो अलग अलग लोकेशन पर पाए गए हैं, यानी कई एड्रेस पर उनके अलग अलग तरीके के वोटर आईडी चल रहे थे, यानी एक से ज्यादा वोटर आईडी उनके पास था। और लगभग 35 लाख ऐसे वोटर थे जो पूरी तरीके से बिहार से परमानेंट तौर पर निकल जा चुके हैं, यानी बिहार से पलायन कर चुके हैं। और 1,20,000 के आसपास ऐसे फॉर्म है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। और इसके बाद और भी कई क्रेडिट देते हुए तारीफ की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो पूरा नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों। इसे लेकर अब अलग तरीके का डिबेट छिड़ गया है। इस पर राजनीतिक पार्टियों की ओर से कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जो 35 लाख वोटर का आंकड़ा है जो पलायन कर चुके हैं, उसे लेकर भी सवाल खड़ा होगा। तो टोटल मिलाकर 65 लाख के आसपास वोटर लिस्ट से नाम हटे हैं दोस्तों, जिसमें से 22 लाख के आसपास तो मृतक बताए जा रहे हैं। आपकी क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट जमा करवाने का टाइम आ चुका है। देखते हैं कितने लोग डॉक्यूमेंट जमा करवा पाते हैं दोस्तों। इसके साथ में वसुंधरा राजे को जब भी आप लोग झालावाड़ का नाम सुनेंगे तो उन्हीं का नाम याद आएगा, क्योंकि वसुंधरा राजे झालावाड़ की राजनीति करती आई है। उनके बेटे भी यहाँ से सांसद और मंत्री तक रहे हैं दोस्तों, और खुद वो यहाँ से कई बार मुख्यमंत्री भी रही है। तो ऐसे में वसुंधरा राजे से सोशल मीडिया पर लोगों ने स्कूल गिर जाने और कई सारे बच्चों की मृत्यु को लेकर सवाल पूछा, जान जाने को लेकर सवाल पूछा, तो उन्हें सोशल मीडिया पर वसुंधरा राजे ने जवाब देने की जगह ब्लॉक कर दिया दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि मानो ऐसा चुपता हुआ सवाल पूछ रहे हैं जिसका उनके पास कोई जवाब भी नहीं है। वसुंधरा राजे 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री, बहुत बार झालावाड़ से सांसद, विधायक, सरकारी काम में ढंग की छत ना बनवा पाना और ना जांच करके उसका पुनर्निर्माण करवाना, ये उनकी उपलब्धि है। और इसी के कारण आज कई बच्चों की जान चली गई है। हालांकि दोस्तों राजस्थान के अंदर अभी बीजेपी की सरकार चल रही है, तो वसुंधरा राजे को कम से कम सवालों का जवाब तो देना चाहिए। उनसे भी सवाल तो पूछा ही जाएगा। बेशक अब वो बीजेपी की सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती है। कई सालों तक झालावाड़ की जनता ने उन पर काफी ज्यादा विश्वास किया था और विश्वास का आज फल उनको क्या मिला है के सामने है दोस्तों। राजस्थान की बीजेपी की सरकार, जिसे पर्ची मुख्यमंत्री की सरकार के तौर पर जाना जाता है, क्या उनसे आपको कोई उम्मीद है इस पूरी घटनाक्रम को लेकर, या फिर पूरे मामले पर लिपापोती की जाएगी? साथ साथ दोस्तों समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की ओर से भाजपा पर सवाल उठाया गया दोस्तों। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले हमें नमाजवादी कहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम जब अध्यक्ष पद पर आगे किया गया था तो एक नमाजी व्यक्ति ने उनका नाम प्रस्तावित किया था। बीजेपी के गठन के लिए मुंबई में जो अधिवेशन हुआ था उसका सारा खर्चा पाकिस्तान के एक मुस्लिम परिवार ने किया था। अब बीजेपी बताए कि कौन नमाजवादी है। अब सवाल तो एकदम सही पूछा है दोस्तों अखिलेश यादव ने। और 2027 के चुनाव से पहले फिर से समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए ये टर्म यूज किया जाता है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा वाले नाम बिगाड़ने में बड़े आगे हैं और इनको सपोर्ट गोदी मीडिया से मिलता है, अगर गोदी मीडिया ज्यादा बीजेपी आईटी सेल वालों को भाव ना दे तो फिर इनके नाम बिगाड़ने का कोई औचित्य नजर नहीं आएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी बीजेपी को उसी भाषा में जवाब देती है। ये भी एक समाजवादी पार्टी का अपना तरीका है दोस्तों, और इसीलिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा को आगे से काउंटर करती है दोस्तों। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी कोई इलेक्शन होता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अगर मिल जाती है तो बीजेपी का जीना दुभर हो जाता है। इसी के साथ में एमके स्टालिन ने भी जैसे ये खबर सामने आई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एसआईआर पूरे देश में लागू करेगा तो इस पर अपना बयान जारी कर दिया दोस्तों। उन्होंने कहा कि क्विट एसआईआर यानी एसआईआर छोड़ो, अब इस नारे का आह्वान किया गया तो इसका मतलब अब विपक्ष की सारी पार्टियां एकजुट हो जाएगी। अब तक तो केवल बिहार के अंदर मामला चल रहा था, तो कुछ पार्टियां जिनका बिहार में स्टेक है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या बिहार की लोकल पार्टियां हो, वे लोग जोर शोर से आवाज उठा रहे थे। लेकिन अब देश में लागू करने की जैसे खबर आई है तो अब तमिलनाडु से भी एमके स्टालिन सामने आ गए हैं दोस्तों। अब सारे राज्यों के विपक्ष के नेता एकजुट होते हुए नजर आएंगे। आपकी क्या राय है लिखकर बताएगा। साथ साथ संसद में मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़े बहुजनों की हकमारी और संस्थागत मनुवाद के पक्के सबूत देता है। राहुल गांधी बोले, कहा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अंदर क्या हाल है इस रिपोर्ट से जानिए कि एसटी समाज के जो प्रोफेसर होने चाहिए, जिनकी नियुक्ति होनी चाहिए, उसमें से 83% पोस्ट जो है अभी खाली चल रहे हैं एसटी समाज के प्रोफेसर के। ओबीसी समाज के 80% सीट खाली चल रहे हैं और एससी समाज के लगभग 64% प्रोफेसर के पोस्ट खाली चल रहे हैं। इसी तरीके से एसोसिएट प्रोफेसर को लेकर एसटी समाज के 65% पोस्ट खाली है, ओबीसी समाज के लगभग 70% और एससी समाज के 51% पोस्ट रिक्त पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए
हुए हैं ये सिर्फ लापरवाही नहीं, एक सोची समझी साजिश है बहुजनों को शिक्षा, रिसर्च और नीतियों से बाहर रखने का। विश्वविद्यालयों में बहुजनों की पर्याप्त भागीदारी नहीं होने से वंचित समुदाय की समस्या रिसर्च और विमर्श से जानबूझकर गायब कर दी जाती है। एनएफएस यानी नॉट फाउंड सुटेबल, ये एक नए तरीके का षड्यंत्र है एससी एसटी ओबीसी समाज के प्रोफेसर और उनकी नियुक्तियों को वंचित करने का, उनको नियुक्तियों में वंचित करने का, और एक तरीके से पोस्ट को खाली इसलिए रख दिया जाता है कहकर कि नॉट फाउंड सुटेबल यानी कोई उपयोगी उम्मीदवार नहीं मिला, यानी इतनी बड़ी बहुसंख्यक आबादी है बहुजन समाज के लोगों की और इसके बावजूद दावा किया जाता है कि नॉट फाउंड सुटेबल है। यानी कैसे दोस्तों संस्थागत तौर पर समाज के लोगों को अलग थलग रखा जा रहा है विशेष चीजों से, खासकर प्रोफेसर जैसे पोस्ट से जो समाज को दिशा दिखाते हैं और रिसर्च के साथ साथ देश की नीति निर्धारण में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। राहुल गांधी ने इसी और इशारा करते हुए डिटेल में जानकारी दी है दोस्तों, और आंकड़े भी बताए हैं। साथ साथ चुरहट सीट से कांग्रेस पार्टी के विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने एक वीडियो जारी किया दोस्तों और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। बीजेपी विधायक को यदि क्षेत्र के विकास के लिए 15 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं तो विपक्ष के विधायकों को भी 10 करोड़ या उससे कुछ कम तो जरूर दिया जाना चाहिए। चुरहट के विधायक अजय सिंह ने कहा कि खड़ी खुर्द की लीला साहू ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी स्थानीय सांसद से सड़क बनाने की मांग की। सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने तो गर्भवती लीला साहू को जवाब दिया और उठाने की बातें बोल दी, लेकिन सड़क बनाने की जद्दोजहद नहीं की। आज ये हालात हो गए हैं कि भाजपा के विधायकों को विकास करने के लिए एक एक साल के लिए 15-15 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं और जब कांग्रेस के विधायक विकास के लिए पैसा मांगने जाते हैं तो जय श्री राम बोल दिया जाता है। हालांकि दोस्तों लीला साहू की मांग पर अजय सिंह ने अपने पैसे लगाकर सड़क बनाने की कोशिश की दोस्तों, और इन्होंने बताया कि हमें जनता की परवाह है इसीलिए हम सड़क बनवा रहे हैं, वरना भाजपा के सांसद और नेताओं के बयान से तो पता चलता है कि वे लोग कितने अहंकार में है। और ऐसे में दोस्तों बीजेपी की सरकार पर कांग्रेस पार्टी के विधायक निर्भर है, इसीलिए उनको फंड के लिए बीजेपी की ओर देखना पड़ता है। लेकिन भाजपा के सांसद और बड़े बड़े अधिकारी और बड़े नेता जिन पर बहुत पैसा होगा इसके बावजूद वो कार में इतने लिप्त हैं कि सड़क नहीं बनवा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के नेता अजय सिंह अपने पैसे से सड़क बनाकर कहीं ना कहीं जनता को राहत पहुंचा रहे हैं। और यही अंतर है भाजपा और कांग्रेस में दोस्तों मानसिकता में। साथ साथ यमुनानगर के अंदर बीजेपी के नेता एएसआई के बीच में जमकर मारपीट हो गई। हुआ ये कि यमुनानगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता और हरियाणा पुलिस के एएसआई के बीच में पार्किंग को लेकर बहसबाजी हो गई दोस्तों, और बहसबाजी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मारपीट तक की स्थिति हो गई, जिसमें दोनों पक्षों को चोट आई। सूचना मिलते ही बुढ़िया चौकी से पुलिस की एक टीम पहुंची और दोनों को अस्पताल लेकर चली गई। दोस्तों पुलिस कर्मी का कहना है कि आरोपी ने अपने बेटे के साथ मिलकर हाथ में पहने कड़े से उसके सर पर वार कर दिया। पुलिस ने एएसआई की शिकायत पर आरोपी हरमिंद्र सेठी व उनके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दूसरे पक्ष की ओर से भी पुलिस में शिकायत दी गई है और भाजपा के नेता और एएसआई के बीच में घमासान का यह पूरा मामला है दोस्तों। इसी के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की है। बिजली विभाग को सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश देते हुए कहा कि ट्रिपिंग, ओवर बिलिंग और अनावश्यक कटौती नहीं चलेगी। ना पैसे, ना बिजली और ना ही संसाधन कम है, व्यवस्था सुधारे अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। यानी दोस्तों कुछ दिन पहले लगातार एके सिंह पर सवाल खड़ा किया गया था और एके सिंह को जमकर ट्रोल किया गया था। इसके बाद वो मीटिंग में बोल रहे थे कि जनता मेरे खिलाफ बयान दे रही है, मुझको गाली गलौज कर रही है और पूरे डिपार्टमेंट का यह हाल है कि बिजली की जबरदस्त कटौती हो रही है। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक लेकर बिजली आपूर्ति की फील्ड की रियलिटी चेक करने का दावा कर रहे हैं दोस्तों और बिजली उपलब्ध कराने के लिए बोल रहे हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ के इस मीटिंग से क्या कुछ बदलेगा ये तो एक बड़ा सवाल है जिस पर आगे आने वाले दिन में ही पता चलेगा दोस्तों। लेकिन एक बात तय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली कटौती में कोई कमी नहीं है, जमकर कटौती चल रही है। पानी की एक बूंद गिर जाए बिजली कट जाती है और गर्मियों में तो इतना बुरा हाल था दोस्तों जिसके कहना ही क्या है। आपको क्या लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में चुनाव आयोग अब बीजेपी की आईटी सेल से भी बदतर हो गई है। झूठ को पीट पीट कर सच साबित करने की जिद पर लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा तथाकथित फैक्ट चेक को लेकर कहा कि कांग्रेस की मांग है कि डिजिटल वोटर लिस्ट जारी किया जाए, लेकिन चुनाव आयोग अब तक सिर्फ पीडीएफ यानी फोटो इलेक्टोरल रोल ही थमा रहा है। डिजिटल वोटर लिस्ट जारी करने में उनमें जरूरत नहीं है क्योंकि जैसे ही डेटा खुलकर आएगा उनकी और इनके आकाओं की चोरी पकड़ी जाएगी। चुनाव आयोग को सीधी चुनौती है, अगर वाकई उनमें हिम्मत है तो ट्विटर पर समय बर्बाद करना छोड़े और डिजिटल इलेक्टोरल रोल जारी करे, वरना चुपचाप बैठ जाए और ये बेतुकी फैक्ट चेक करना बंद करे क्योंकि पर्दा डालने से सच्चाई बदलेगी तो नहीं। हकीकत तो सबको पता है कि आखिर चुनाव आयोग की मानसिकता क्या है, चुनाव आयोग किसके लिए काम करता है। आपकी क्या राय है दोस्तों पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।